गुप्तोत्तर काल की बात आज हम करने वाले हैं और जानेंगे कि गुप्तोत्तर काल में किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है और कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं इस काल में घटित होती है। तो इसकी जानकारी हम आज ग्रहण करने जा रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद आपसे चैनल के माध्यम से मुलाकात हो रही है। कुछ कारण की वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था, परंतु अब रेगुलर होने वाला है। तो गुप्तोत्तर काल की बात करें, पोस्ट गुप्त एज की बात करें, तो जैसा कि हमने पिछले क्लास तक पढ़ा था कि गुप्त काल जो है वह 6ठी शताब्दी आते आते उसका पतन हो जाता है। फाइनली वो पतन हो जाता है और इतिहास की गर्त में समा जाता है। उसके बाद जो भारत की स्थिति होती है वह अराजकता की स्थिति हो जाती है। छोटे छोटे शासक जो होते हैं, छोटे छोटे राज्य जो होते हैं, वे अपनी स्थिति को सुदृढ़ करके अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते हैं और यह विकेंद्रीकरण और विभाजनकारी शक्तियाँ जो होती है सर उठाने लगती है, जिनमें प्रमुख जो है हम उसके बारे में देखेंगे। और गुप्तोत्तर काल में फाइनली जो हम देखने जा रहे हैं वह हर्षवर्धन या पुष्यभूति वंश को देखने जा रहे हैं, जो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश से संबंध रखते हैं। अर्थात हम इस गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन को देखेंगे। हालांकि हर्षवर्धन के बाद भी हम लोग चालुक्य और पल्लव को भी देखने वाले हैं और दक्षिण भारत में और भी जो इम्पोर्टेंट महत्व रखने वाले स्टेट हैं जो इसमें उभर कर सामने आते हैं, हम इन्हें भी साथ में देखेंगे। तो इसमें से कुछ आधे दर्जन राज्य जो होते हैं इस समय उभर कर गुप्तोत्तर काल में आते हैं। सबसे पहले की बात करें तो गुप्त काल के अंतिम चरण की ओर देखें तो इसमें अंतिम शासक जो थे कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, इनके समय में हुड़ों का आक्रमण जो होता है वह शुरू हो जाता है और राज्य जो होता है वह धीरे धीरे विनाश की ओर चला जाता है। वैसी स्थिति में यहाँ पे बहुत सारे राज्य भी स्वतंत्र स्थिति में अपने आप को खड़े कर लेते हैं, जिनमें पहला जो है वह वल्लभी के मैत्रक हैं। और वल्लभी के मैत्रक के संस्थापक की बात करें तो ये भट्टारक नाम का एक सैनिक था जो गुप्तकालीन राज्य में ही एक सैनिक था और उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। और यह वल्लभी जो होता है वो कहाँ पे है तो आपको वल्लभी गुजरात में पड़ता है। गुजरात के सौराष्ट्र काठियावाड़ वाला क्षेत्र जो होता है वहाँ से वह मैत्रक वंश की स्थापना होती है। और भट्टारक के बाद ध्रुवसेन शासक होता है। ध्रुवसेन प्रथम और ध्रुवसेन द्वितीय होते हैं और ध्रुवसेन द्वितीय जो होते हैं वह हर्ष के समकालीन शासक थे। और इसी ध्रुवसेन द्वितीय के साथ हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह करता है। हम आगे जानेंगे कि हर्ष कौन थे और हर्ष जो होते हैं वे गुप्तोत्तर काल में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों हासिल करता है, ये सारी बातों को हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे हम वल्लभी के मैत्रक की बात कर रहे थे और हमने ध्रुवसेन प्रथम और द्वितीय को देखा। वल्लभी जो है उस समय जिस प्रकार नालंदा यूनिवर्सिटी प्राक भारतीय इतिहास में बौद्धों का जो इम्पोर्टेंट स्थान था, यूनिवर्सिटी था, शिक्षा का केंद्र था और वाणिज्य व्यापार का भी केंद्र था, वहीं स्थान जो है वह उस समय गुजरात के वल्लभी का भी था। और वल्लभी जो था वह भी ध्रुवसेन के समय हर्ष के समकालीन जो था, यह उस समय भी शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था और वाणिज्य व्यापार का भी एक केंद्र था। और 7वीं शताब्दी के लगभग इत्सिंग जो है वह भारत की यात्रा पर आया था और उसने वल्लभी के बारे में जिक्र किया है और इसे शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बताया है। अब हम दूसरे स्वतंत्र शासक के बारे में देखें, वंश के बारे में देखें तो पंजाब के हुण थे। और हमने हुण के बारे में पहले भी चर्चा की है कि चूँकि स्कंदगुप्त के समय हुण जो आक्रमण करते हैं वे पराजित हो जाते हैं और हुणों का अगला महत्वपूर्ण शासक जो तोड़माण होता है वह पुनः अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद गंगा घाटी में पुनः अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है। और इसका आगे जो इसका पुत्र मिहिर कुल होता है
वह काफ़ी अत्याचारी शासक सिद्ध होता है और शक्तिशाली भी शासक होता है, परंतु मिहिर कुल को मालवा के यशोवर्मन ने पराजित कर देता है और इस वंश का और हूण जाति जो होता है वह उसकी शक्ति जो होती है वह छीन हो जाती है। तो हमने मालवा के यशोवर्मन को भी देखा जो अलीकर वंश से संबंध रखता था। तो इस प्रकार हमने वल्लभी के मैत्रक को देखा, पंजाब के हुन के बारे में देखा। अगला अगर हम स्वतंत्र राज्य की बात करें तो बंगाल के गौड़ वंश की बात आती है और इसमें महत्वपूर्ण शासक शशांक की बात आती है। यह वही शशांक है जो शैव धर्म का अनुयायी था और बौद्धों का बहुत बड़ा संहारक माना जाता है। यह वही शशांक है जिसने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में फेंकवा दिया था। यह वही शशांक है जिसने प्रभाकर वर्धन की पुत्री और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन को गुप्त वंश के उत्तराधिकारी देवगुप्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। यह वही शासक है जिसने पाटलिपुत्र के बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध के चरण स्थली को गंगा नदी में प्रवाहित करवा दिया था, गंगा नदी में फेंकवा दिया था। तो इसके बाद हम लोग कनौज के मौखरी वंश की बात करेंगे। कनौज के मौखरी वंश जो होता है वह अगर मैप में अगर हम चलें, इसको ज़्यादा अधिकतर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे अगर भारत का नक्शा मान लेंगे, ये पंजाब वाला हुण वाला क्षेत्र था, ये कनौज होता है जो भारत जो बिहार और यूपी वाला क्षेत्र जो था वह कनौज एरिया वाला होता है। ये बंगाल का गौड़ वाला शासक था, ये गुजरात का वल्लभी था और यहाँ पे चालुक्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे कनौज के मौखरी वंश की बात करेंगे तो अगला जो स्वतंत्र शासक था वो कनौज का मौखरी वंश था और यह जो था यह भी गुप्तकालीन वंश में गुप्तकालीन राज्य में सामंत थे। ये सारे जो थे उन्हीं के अधीन थे, परंतु ये मौका पाकर मौका प्रस्त होकर इन्होंने अपने वंश की स्थापना कर लेते हैं। तो इसमें हरि वर्मा जो हुआ वह एक स्वतंत्र शासक हुआ और हरि वर्मन का पुत्र आदित्य वर्मन होता है और आदित्य वर्मन के बाद ईश्वर वर्मा उत्तराधिकारी होता है और ईश्वर वर्मा के बाद ईशान वर्मा उत्तराधिकारी होता है और फिर ईशान वर्मा का पुत्र जो वह सर्व वर्मा होता है और इसी सर्व वर्मा के काल में हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की बहन और प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री का विवाह जो होता है वह होता है और ये दोनों राज्य जो हैं वो वैवाहिक संबंध में बंध जाते हैं और ये दोनों की स्थिति जो होती है वो काफ़ी मजबूत हो जाती है। तो यह सर्ववर्मन जो था सर्ववर्मा, इस सर्ववर्मा का पुत्र ही ग्रहवर्मा होता है और इसी ग्रहवर्मा के साथ प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री का विवाह होता है जिसे मालवा के गुप्त शासक देवगुप्त मार देता है। इसी ग्रहवर्मा को मार देता है। उसके बाद आगे की कहानी जो होती है, इसका इतिहास जो होता है वह बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो हमने कनौज के मौखरी वंश के बारे में जाना और कनौज का मौखरी वंश जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान रखता है क्योंकि यह जो होता है आगे जाकर पुष्यभूति वंश, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश जो होता है इससे ये वैवाहिक संबंध में बन जाते हैं, जिसके कारण इनकी स्थिति जो होती है वह उत्तर भारत में काफ़ी सुदृढ़ हो जाती है। इसे देखकर बंगाल का गौड़ शासक जो होता है और मालवा का देवगुप्त जो होता है वह जो होते हैं वे विचलित हो जाते हैं और इनके विरुद्ध में षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं और किसी भी तरह उस कनौज को, ये जो कनौज जो है ये गौड़ और ये बीच वाला क्षेत्र जो है वह मालवा वाला क्षेत्र है जहाँ पे देवगुप्त था, यहाँ पर देवगुप्त है, देवगुप्त ये मालवा वाला क्षेत्र हो गया। ये मिलकर कनौज के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगते हैं। इसके बाद हम लोग थानेश्वर के पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। यदि थानेश्वर के पुष्यभूति वंश की बात करें तो ये थानेश्वर जो है ये पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है। इसकी राजधानी जो थी वह थानेश्वर थी और इसके संस्थापक की बात की जाए तो ये इसके संस्थापक जो थे इस वंश के पुष्यभूति थे और इन्हीं के नाम पर इसे पुष्यभूति वंश कहा जाता है। और यदि इस वंश के प्रथम
स्वतंत्र शासक की बात की जाए तो प्रभाकर वर्धन थे, इसीलिए इसे पुष्यभूति या वर्धन वंश भी कहा जाता है। तो इस प्रभाकर वर्धन जो थे, अब इनकी अगर वंशावली को देखें तो इनके 3 संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम राजश्री था और 2 पुत्र जो थे राज्यवर्धन और छोटे हर्षवर्धन थे। राज्यवर्धन बड़े भाई थे और इसी राज्यश्री का विवाह जो होता है वह कन्नौज के मौखरी वंश के ग्रह वर्मा के साथ होता है, जिसको हमने अभी फ़िलहाल में ही अभी तुरंत हमने पढ़ा था, अभी तुरंत हमने इसके बारे में जाना। अब जो ये वैवाहिक संबंध हो जाता है पुष्यभूति और वर्धन वंश के साथ, तो इस ग्रह वर्मा की हत्या जो होती है वह मालवा शासक और बंगाल के गौड़ शासक मिलकर कर देते हैं। यहाँ तक कहानी जो है हम लोगों ने जान लिया है। इसके बाद की यदि कहानी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कन्नौज का ग्रह वर्मा जो है उसको मार दिया जाता है, वह मर जाता है। तो इस बात को जब प्रभाकर वर्धन का पुत्र जो था उस समय राज्यवर्धन, वह इस बात को सुनता है। इस समय प्रभाकर वर्धन मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और उनका उत्तराधिकारी उनका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन था। वह अपने बहनोई का बदला लेने के लिए वह मालवा कूच कर जाता है अपने साथियों के साथ, और वह मालवा पर चढ़ाई करके वह देवगुप्त को मार गिराता है, देवगुप्त को मार देता है। परंतु देवगुप्त का परम मित्र जो था इस समय बंगाल का गौड़ शासक शशांक जो था, वह उससे छल के माध्यम से बुलाता है और संधि की बात करने पर एग्री करने के लिए उसे किसी भी तरह जाल में फंसाता है और वो उसकी हत्या कर देता है। और राज्यवर्धन की हत्या देवगुप्त के मित्र शशांक द्वारा कर दी जाती है। इस स्थिति में हर्षवर्धन जो है वह 606 ईस्वी में राजगद्दी को संभालता है, वह शासन को संभालता है। इस समय 3 चुनौतियां जो थी वह सामने आ खड़ी थी। पहला चुनौती तो था कि उसके भाई की मृत्यु कर दी गई थी, उसके भाई का बदला लेना था। दूसरा जो था उसकी बहन राजश्री जो देवगुप्त जो था उसके बहनोई को मारकर उसको अपने कैद में कर लिया था, नज़रबंद कर लिया था, उसको छुड़ाना था। और तीसरा वह कन्नौज और पंजाब में जो उसका क्षेत्र था उसमें साम्राज्य को विस्तार भी करना था, सुदृढ़ स्थिति में भी लाना था। और हर्षवर्धन ने इस काम को सफलतापूर्वक पूरा भी करता है। तो हर्षवर्धन जो है वो 606 ईस्वी से सिंहासनरूढ़ होता है और 647 ईस्वी तक वह अपना साम्राज्य जो होता है वह चलाता है। हर्ष की यदि बात करें हम तो हर्ष जो है वह प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। हालांकि यह बात पूरी तरह सत्य नहीं है, लेकिन यह इस संदर्भ में कहा गया है कि हर्ष जो है प्राचीन भारत का जो लास्ट स्टेज चल रहा है उस समय इतने बड़े राज्य का शासक जो था वह हर्ष ही था, अंतिम हिंदू सम्राट जो था। इसके बाद जो भी शासक होते हैं वे इससे कम ही क्षेत्रों पर शासन करते हैं और उनका शासन जो होता है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। इस संदर्भ में इस बात का जिक्र यहाँ पर मिलता है कि हर्ष जो है वो प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, जिसकी राजधानी जो थी वह कन्नौज थी। उस समय इस हर्षवर्धन के भाई जो राज्यवर्धन थे और इनके पिता प्रभाकर वर्धन थे, उस समय तक उनकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी। परंतु कैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे इतिहास जो होता है वह फिर करवट लेता है और कैसे कन्नौज वाला क्षेत्र जो होता है इसकी बहन का ग्रह वर्मा की हत्या के बाद यह इसके क्षेत्राधीन में आ जाता है और वह इसका शासक सिद्ध होता है। और इसलिए उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ से अपना राजपाट जो होता है वह शुरू करता है। और कन्नौज जो होता है आगे चलकर मगध की तरह एक राजधानी के रूप में क्रिएट होता है और यह आगे जाकर इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में भी हम लोग आगे जाकर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बारे में हम लोग
आगे जाकर पढ़ेंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, यह कनौज वाला क्षेत्र जो होता है। अगर हर्ष की उपाधियों की बात करें तो हर्ष जो है वह उसे शिलादित्य और त्रतापशील की उपाधि धारण किए हुए था, उसे शिलादित्य भी कहा जाता था। और हर्ष का महत्व इसलिए भी है कि उस समय हर्ष के समकालीन एक चीनी यात्री जिसका नाम वेनसांग था, वह भारत की यात्रा पर 629 ईस्वी में आता है और 645 ईस्वी तक 15 वर्षों तक वह भारत में रहता है। और इस समय वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूमने के साथ ही वह हर्ष के दरबार में भी कुछ समय व्यतीत करता है और बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में भी वह अध्ययन करता है और बहुत सारे ग्रंथों को वह अपने साथ लेने के लिए यहाँ पे आया हुआ था और इकट्ठा भी करता है। और यहाँ के शासक हर्ष के बारे में भी वह अपनी पुस्तक सी यूकी में बहुत कुछ बातों की जानकारी देता है, जिसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो हर्षवर्धन जो था प्रारंभ में वह शैव मतावलंबी था, वो शैव धर्म का अनुयायी था, परंतु चीनी यात्री वेनसांग के प्रभाव में आकर वह बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है और आजीवन जो होता है वह बौद्ध ही रहता है। हर्षवर्धन के अगर विजयों की बात करें तो हर्षवर्धन जो है समस्त उत्तर भारत को विजित कर लिया था। हालांकि कश्मीर जो था इससे अछूता था, परंतु कई जगह कश्मीर और उड़ीसा को भी इसके क्षेत्र में सम्मिलित मानकर चला जाता है, परंतु वह दक्षिण भारत को विजित करने में असफल रहा था, जिसे चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया था। अगर हर्षवर्धन के साम्राज्य की बात करें तो कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो समस्त उत्तरी भारत जो था वह इसके चपेट में था। भारत के पूर्वोत्तर कामरूप से लेकर बंगाल, बिहार, यूपी, अयोध्या इत्यादि सारे क्षेत्र जो थी इसमें सौराष्ट्र, गुजरात तक का क्षेत्र इसमें शामिल था और ऊपर हिमालय से लेकर वह नीचे नर्मदा नदी तक का क्षेत्र जो था इसमें इसके अधीन था। परंतु हर्षवर्धन जो था दक्षिण भारत की तरफ भी कुछ करना चाहता था और इसके लिए उसने नर्मदा नदी के तट पर उस समय दक्षिण भारत के कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन द्वितीय से उसका सामना होता है, परंतु हर्ष जो होता है वह इस युद्ध में उससे पराजित हो जाता है, जिसके कारण उसकी महत्वाकांक्षा जो थी वह दक्षिण भारत में बढ़ने की वह यहीं पर आके रुक जाता है। परंतु प्राचीन भारत के इतिहास में हर्षवर्धन जो था वो उत्तरी भारत का निश्चय ही एक बहुत बड़ा शासक सिद्ध होता है। अगर हर्ष की कुछ और बातों को लिया जाए, जैसे इस समय मुद्रा का चलन कम हो जाता है, इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो है वो अपने अधिकारियों को वेतन की जगह जागीर देने की प्रथा को शुरू कर चुका था, चूँकि विकेंद्रीकरण की स्थिति थी और इसीलिए सिक्के जो हैं इसके काल में कम देखने को प्राप्त होते हैं। अगर इसके समय में राजकीय आय की बात की जाए तो इसने राजकीय आयों को 4 भागों में बांट करके रखा था। पहला जो होता था वो राज्य के व्यय हेतु अर्थात राजा के खर्चे के लिए रखा गया था, दूसरा विद्वानों के व्यय हेतु रखा गया था और तीसरा जो है अधिकारियों अन्य व्यवस्था के खर्च के लिए रखा गया था और चौथा जो था वो धार्मिक कार्यों हेतु रखा गया था। हर्ष के पास विशाल सेना भी थी। हालांकि यह अतिशयोक्ति भी हो सकता है, ऐसा कहा जाता है हर्ष चरित्र के माध्यम से कि इसके पास 1 लाख घोड़े और 60,000 हाथियों की संख्या थी। परंतु अगर इससे भी बड़े मौर्य साम्राज्य की हम लोग बात करें तो उस समय 30,000 घोड़े और 9,000 हाथी थे। तो इस दृष्टि से देखें तो हर्षवर्धन के बारे में जो बातें इसमें बताई जा रही है यह अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है, परंतु उस समय विकेंद्रीकरण की स्थिति थी और सामंती प्रथा जो थी इस समय काफ़ी हावी हो चुकी थी और
प्रत्येक सामान जो था वह राजा के अनुसार कुछ न कुछ सेना अपने पास रखता था। तो शायद अगर इसको जोड़ के वह शायद इस प्रकार की संख्या को बताया जाता होगा। जो भी हो, इसके पास एक विशाल सेना थी और इसके दरबार में बाणभट्ट जैसे दरबारी कवि थे। एक और कवि मयूरहर्ष के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है और यह बाणभट्ट जो होता है यही बाणभट्ट है जिसने हर्ष की जीवनी हर्षचरित को लिखा और इसके अलावा उसने कादम्बरी को भी लिखा था। हर्ष जो था वह विद्वानों का निश्चय ही एक संरक्षक था, परंतु ऐसा नहीं है कि वह खुद बुद्धू था, वह भी स्वयं एक विद्वान था और इसने 3 नाटकों की रचना की है, ऐसा हमें जानकारी प्राप्त होती है। पहला नाटक जो है वो नागानंद है, दूसरा प्रियदर्शिका और तीसरा जो है वो रत्नावली है, इसने इन 3 नाटकों की रचना की है। परंतु इतिहास में इस पर भी सवाल उठते हैं और कहे जाते हैं कि राजा जो होता है वह किसी और से लिखवा लेता था और अपना नाम कमाने के लिए ऐसा होता होगा। चूँकि ये आम चीज़ें हैं, राजा जो होते थे ऐसा कहा जाता है कि वे नीम हकीम साहित्यकार होते हैं, अर्थात वे बहुत थोड़ा बहुत जानते हैं और वे किसी और से अपने नाम से लिखवा लिया करते थे। जो भी हो, परंतु अभी तक जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हर्षवर्धन के रचना से ही पूछे जाते हैं और यह मानकर चला जाता है कि उसने 3 नाटकों की रचना की थी जिनके नाम क्रमशः नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली है और हम भी इसे सच मानकर चल रहे हैं। अगर हर्ष के धार्मिक प्रवृत्ति की बात करें तो वह धर्म सहिष्णु भी था। बाद में उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया तो उसने अन्य धर्म को मानना बिल्कुल मना कर दिया था, ऐसा नहीं है। हर्ष ने कन्नौज में एक भव्य सभा का आयोजन कराया था और उसमें 20 राजा, 4000 बौद्ध भिक्षु और 3000 जैन और हिंदू ब्राह्मणों को भी इनवाइट किया गया था, आमंत्रित किया गया था इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और इस चर्चा की शुरुआत स्वयं ह्वेनसांग ने की थी और उसने 5 दिनों तक अपने शास्त्रार्थ को चुनौती देने के लिए लोगों को आमंत्रित भी किया था, परंतु ऐसा हो नहीं सका। और यहाँ पर हर्ष ने 2 बड़े बंगले भी बनवाए थे, कच्चे बंगले बनवाए थे और भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी रखी गई थी, परंतु इसमें शायद ब्राह्मणों का कुछ षड्यंत्र हुआ और इसमें ब्राह्मणों को काफ़ी दंड भी दिया गया था, कुछ को मृत्युदंड भी दिया गया था। तो इसलिए कहा जाता है कि उस पर यह आरोप भी लगाया जाता है हर्षवर्धन पर कि जैसा हर्ष को माना जाता है वह वैसा था नहीं, वो धार्मिक कट्टरता को भी हासिल कर लिया था। परंतु इसके आयोजन में अन्य धर्मों को भी बुलाया गया था, तो इससे हम मान के चलेंगे कि वो धर्म सहिष्णु ही था। इसके अलावा वह प्रयाग में हर 5वें वर्ष के अंत में एक धार्मिक सम्मेलन कराता था जिसमें सभी धर्मों का योगदान होता था और इसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था और इसमें वह खूब दान दक्षिणा जो था वह देता था। अगर हर्ष चरित्र के बारे में स्रोतों की बात करें तो कौन से स्रोत है जो हर्ष के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, हर्ष के राज्य के बारे में, हर्ष के साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं? तो इसमें एक हर्ष चरित्र है जिसकी चर्चा हमने की कि इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी, सीयू की जिसकी रचना वेनसांग ने की थी, वेनसांग ने, और राजतरंग ने जिसकी रचना कल्हण ने की थी, और ऐहोल अभिलेख, यह अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था जिसमें उसके और हर्षवर्धन के बीच युद्ध के बारे में उल्लेख है और इसमें पुलकेशिन द्वितीय के विजय के बारे में चर्चा दी गई है। तो इन स्रोतों के माध्यम से, कुछ मुद्राओं के माध्यम से भी हर्ष के बारे में जानकारी, हमें हर्षकालीन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। हर्ष को दक्षिण भारतीय अभिलेख में सकलोत रापथ नाथ भी कहा गया है। वेनसांग जो 629 ईस्वी में भारत आया था और 15 वर्षों तक भारत में रहकर 645 में वापस चला गया था, ने भारत और हर्ष के बारे में बहुत कुछ अपनी पुस्तक सीयूकी में कहा है जिसे हमने अभी जाना। उसने पाटलिपुत्र और लिच्छवी के
पतन की बात भी स्वीकार की है और कन्नौज और प्रयाग के उत्कर्ष पर ध्यान आकर्षित किया था। वह पाटलिपुत्र जो प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र साबित होता था, वह हर्ष के समय में आकर पाटलिपुत्र और लिच्छवी जो थे वे अवसान की स्थिति में पहुंच गए थे और वर्तमान में प्रयाग और कन्नौज जो था वो राजनीतिक उत्कर्षता की चोटी पर थे। तो इसकी जानकारी जो होती है वह हमें वेनसांग के ग्रंथ से प्राप्त होती है। उसके अनुसार ब्राह्मण और शासक जो थे वे साधारण जीवन जीते थे। वेनसांग के रचनाओं में इस बात का जिक्र मिलता है, जबकि समांतर अधिकारी जो थे वे विलासितापूर्ण जीवन का आनंद उठाते थे। इसमें वेनसांग ने कृषकों को भी शूद्र कहा है। और उस समय जो वैश्य जो थे वे शूद्र की स्थिति में चले गए थे। आर्थिक स्थिति दब होती होगी, इसलिए वे खेती की तरफ मुड़ गए थे। और इस समय भी जाति बंधनों के बारे में वही सब सारी चीज़ें जो थी इस समय भी देखने को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन का साम्राज्य जो था वो किस प्रकार का था और इनकी धार्मिक प्रवृत्ति क्या थी, इनके दरबार में कौन सी विशेष चीज़ें घटित होती है, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग इसके बारे में और भी जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।